डिस्कस कर चुके हैं, उसके आगे की टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। यस, हम पिछली क्लास में इससे पहले के रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज के पहले के सभी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके थे। मेरी बोर्ड क्लियर दिखाई दे रही हो या फिर और जूम करूं? नहीं सर, दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करिए बस। ओके। हाँ, दिख रहा है अब। ओके, वेरी गुड। तो हम पिछली क्लास में रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज पढ़े थे ना। तो यस मैंने सर। आपको बोला था कि ये सभी एग्जांपल्स आप सॉल्व करके आएंगे। तो पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने एग्जांपल सॉल्व किया। ये जो आपको ये एग्जांपल्स दिए गए हैं इसमें ये इंटरवल थर्ड निकाल। एग्जांपल फिर से एक बार हाँ, सॉल्व करना था क्या? हाँ, इसे आप एक बार सॉल्व खुद से सॉल्व करके देखना था आपको। और फिर ये देखना था कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तब जाके आप इसके सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए, इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है ना, जो भी सॉल्व एग्जांपल आपके बुक में दिए गए हैं, तो पहले आप क्या करो कि आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ गई है तो उस सभी सॉल्व एग्जांपल को बिना देखे खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तब जाके सॉल्यूशन का हेल्प लीजिए। ठीक है? तो चलो ठीक है, फिर भी मैं इसमें से एक कुछ एग्जांपल्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और बाकी फिर आप खुद से ही करेंगे बाकी सभी एग्जांपल्स। तो मैं उस ए तो मैं समझा दिया था। बी आपके लिए मैं होमवर्क एज इट इज रहने देता हूँ क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बोला था। ऑप्शन सी, एग्जांपल नंबर सी जो है ना सॉल्व क्वेश्चन का, वो उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आज आपको। मेरी आवाज क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ओके, वेरी ओके, ओके, वेरी गुड। तो देखो हमारा जो ऑप्शन सी है ना, हमें ये इक्वेशन दिया गया है x अपॉन एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन फोर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हमें यहाँ पर ना इंटरवल निकालने हैं। इंटरवल निकालने हैं मतलब कि हमें ये फाइंड आउट करना है कि x किससे लार्जर है और किससे स्मॉलर है। इस दो स्पेस को अगर हम फाइंड आउट कर लेंगे तो हम इंटरवल निकाल लेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको सीधा बोला था ना, इक्वेशन के एक तरफ को हमें x रखना है और बाकी दूसरी तरफ को बाकी सारे होने चाहिए। उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ देखो। अब देखो, एज वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ x, वी डू नॉट मल्टीप्लाई बाय x माइनस थ्री। अब चूंकि हम क्या है ना, दोनों तरफ x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? हमें x की वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि जिसकी वैल्यू पता है ना उसके हम जगह चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, x अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। क्यों? इस इक्वेशन में हम दोनों तरफ फोर माइनस करेंगे। जैसे है ना ये x अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर माइनस फोर। ये मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी इनइक्वालिटीज में अगर किसी भी नंबर को, कोई पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं तो इनइक्वालिटी सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी सेम रहेगा। इसी को सॉल्व करने के बाद हम जब लिखेंगे तो वो ये आएगा, दैट इज एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब देखो हम अगला हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये चूंकि x अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस फोर है, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे हम फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं ना, उसी प्रकार से हम इसको कर लेंगे। ये निकल के आएगा x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। फिर इसके ये स्टेप आप लोगों को समझ में आया? ये कैसे आया? ये सिम यस सर। यस, वेरी गुड। तो ये नॉर्मल ही जो हम फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं ना, तो ये बस उसी का पार्ट है, उसी प्रकार से सॉल्व करने पे हमें ये आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इसको हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। x माइनस फोर इंटू एक्स फोर एक्स प्लस माइनस फोर इंटू माइनस थ्री विल बी ट्वेल्व डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सो x माइनस फोर एक्स विल बी माइनस थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। हम इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनली ये निकल के आएगा। अब देखो, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि डिवाइडिंग बाई माइनस थ्री। हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ इक्वेशन को माइनस थ्री से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री
इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब मैं यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये साइन रिवर्स क्यों हुआ। क्यों कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऐसे नंबर इफ k इज लेस देन 0, अगर इस प्रकार के किसी भी नंबर से हम जब इनइक्वालिटीज में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है। अगर लेस देन 0 है तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसी कंसेप्ट पे यहाँ पे ये लेस देन 0 हुआ है। नाउ if we get this equation that p of x is equals to x minus 4 upon x minus 3 is less than equals to 0, तो अगर हम if we take x is equals to 3 और 4 as a critical point, means यहाँ पे देखो x minus 4 है less than 0 एंड ये x minus 3 है, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 4 ले लें तो ये इसकी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू 3 ले लें तो इसकी भी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस दोनों पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं। अब हम डिसाइड करेंगे कि ये जो हमारे इंटरवल बनेंगे उसमें क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे, मतलब किस पॉइंट पर उस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब इस पॉइंट को हम नहीं ले सकते, हमें या तो उस पॉइंट से पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में लेना है। तो उसको हम कैसे डिसाइड करेंगे अब हम देखते हैं। तो देखो अब हमें जो फाइनल सॉल्व करने के बाद इक्वेशन मिला दिस इज दिस वन, और इससे हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिले हैं 3 and 4 एज ए क्रिटिकल पॉइंट। सो इट बिकॉज ऑफ 2 critical point the now number line will be divided into 3 parts, that is in 3 region। वो सपोज ये एक नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे कहीं पे यहाँ एक पॉइंट 3 होगा और दूसरा एक ये पॉइंट 3 होगा। सपोज दिस इज नंबर लाइन, सो दिस इज 0 1 2 इस प्रकार से नंबर होगा। तो इस बाकी सभी को मैं डिलीट कर देता हूँ, बस हम केवल क्रिटिकल पॉइंट को रखते हैं अभी। अब देखो हमारे क्या क्या रीजन हो सकते हैं। एक रीजन होगा x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, मींस ऑल द रीजन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस। एक रीजन होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4। तो नाउ द सेकंड रीजन इज दिस वन फ्रॉम बिटवीन 3 and 4, and the third region is x is greater than 4, means this side, right hand side of the 4। अब हम ना इस रीजन में टेस्ट करते हैं। If we take suppose any number x less than 3, suppose we take x is equals to 2, तो क्या होगा साइन ऑफ x minus 4। आप देखो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है ना, that is x minus 4 and एक दूसरा इक्वेशन है x minus 3। So if we take x equals to 2, so x minus 4 will be negative and x minus 3 will also be negative। So what will be the sign of px overall? अगर मान लो कि कोई एक दो नंबर है माइनस a डिवाइडेड बाय माइनस b, सो कोई दो नेगेटिव नंबर का जब हम डिवीजन लेते हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट होकर फाइनली a अपॉन b आता है ना, तो ये होल p ऑफ x होगा दैट विल बी पॉजिटिव। सो p ऑफ x विल बी ग्रेटर देन 0 एक्सेप्ट एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 3। क्यों? ये अगर यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो p of x is greater than 0 for all the values of x less than 3 but x not equals to 3। तो हमें एक ये सॉल्यूशन मिल गया कि p of x की क्या वैल्यू हो सकती है, x can be less than 3, और इस सभी वैल्यू पे जो p of x होगा p of x will be greater than 0। now the second region between 3 and 4, इस दोनों के बीच में हम अगर टेस्ट करें सपोज, तो टेस्ट पॉइंट इज 3 and 5। So if we take x equals to 3 और 5, तब क्या वैल्यू आएगी। If we take x equals to 3, मतलब हम यहाँ पे ना इक्वल्स टू साइन कंसीडर कर रहे हैं। If x is greater than और इक्वल्स टू 3, एंड सेकंड कंडीशन जो है हमारा x is less than और इक्वल्स टू 4। तो जब हम इस दोनों कंडीशन में टेस्ट करेंगे तो हमारे जो x minus 4 की वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी और x minus 3 की वैल्यू x minus 4 की वैल्यू नेगेटिव आएगी और x minus 3 की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो जो ओवरऑल p ऑफ x की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? सपोज माइनस a अपॉन b या फिर a अपॉन माइनस b, किसी भी फ्रैक्शन में या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर कोई भी एक अगर नेगेटिव होता है तो ओवरऑल फ्रैक्शन क्या होता है, 0 होता है, लेस देन 0 होता है। इसलिए यहाँ पे p ऑफ x की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या होगी, वो लेस देन 0 होगी। नाउ इफ वी टेक value of x greater than 4, suppose we take number 5, so for x equals to 5, इस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 minus 4 that is 1 and
5 minus 3 that is 2. So overall जो fraction आएगा that will be positive, that is greater than 0. So p of x will always be greater than 0. Now जो हमें इंटरवल फाइंड आउट करने थे ऊपर गिवन इक्वेशन का, तो उसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे? हमें जो ऊपर इक्वेशन दिया गया था ये, इट शुड बी ग्रेटर देन 0 ना, तो सॉल्यूशन सेट इज व्हाट? x शुड बी लेस देन 3 एंड x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4. ये हमारे इंटरवल है उस इक्वेशंस के. तो हम अगर इसको इस प्रकार से यूनियन के सेट में लिखें, हम सब लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू, अब x लेस देन 3, अगर इसको हम इंटरवल में लिखें इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, माइनस इंफिनिटी कॉमा 3. अब ये स्मॉल ब्रैकेट होगा, क्यों? 3 इज नॉट इंक्लूडेड हियर. यूनियन of any number greater than or equals to 4 can be included. So यहाँ पे लार्ज ब्रैकेट होगा, क्यों? 4 इंक्लूडेड है, 4 कॉमा इंफिनिटी. अब इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट होगा. सो दिस इज आवर फाइनल इंटरवल फॉर द अबव इक्वेशन. तो ये चीज आप लोगों को समझ में आया कि ये हमें कैसे मिला? हमें ये इक्वेशन इसलिए मिला कि हमें, हमारा पर्पस क्या था कि ओवरऑल p ऑफ x शुड बी ग्रेटर देन 0. और इस केस में ये जो बीच वाला केस है ना, यहाँ पे क्या है? p ऑफ x इज लेस देन 0. तो इसलिए हम जो हमें मिलेगा इंटरवल, हम केवल इस दोनों कंसीडर करेंगे. सो x शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 3 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 4. सो दिस इज आवर फाइनल इंटरवल. नाउ next example, I will solve one more example, then we will go to the next exercise. So example number 8, this one. So if you are given set A as minus 5 and 3, B as 3 and 7, and 5 and 8, then find A union B, B union C. ये सभी आपको फाइंड आउट करना है जितने भी यहाँ पूछे गए हैं. इसमें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी है. बस एक दो क्वेश्चन में बता देता हूँ कि if A equals to so A is equals to लार्ज ब्रैकेट minus 5 and 3. आपको ना ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट कौन सा है, लार्ज ब्रैकेट है या स्मॉल ब्रैकेट है. क्यों? इससे हमें मालूम चलेगा कि जो इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, दैट इज 5 and 3 इंक्लूड है या नहीं है. तो सेट ए में 5 and minus 5 and 3 इज इंक्लूडेड, और सेट बी इज 3 and 7 means 3 to 7, but 3 and 7 are not included. And so here it is not written, but it will be C. C is equals to 5 and 8, 5 to 8, and here 8 is included but 5 is not included. Here C is missing, so write C here. Now you have to find A union B. देखो A union B means element should belong either in A or in B. अगर मैं इसको, इस इंटरवल को, जैसे ये है ना सेट A, इसको मैं लिखूं तो इसको हम लिख सकते हैं A इक्वल्स टू, अगर मैं सारे एलिमेंट लिखूं तो -5, -4 एंड सो ऑन टिल 0, 1, 2 एंड 3. क्यों? -5 और 3 इसमें दोनों होगा. उसी प्रकार से अगर मैं B के सारे एलिमेंट को लिखूं, चूंकि 3 and 7 यहाँ पे नहीं है, ये एलिमेंट कहाँ शुरू होंगे? 4 से शुरू होंगे. 4, 5, 6 एंड 7. अब मैं फाइंड आउट करना चाहूं माइनस A यूनियन B मींस -4 से लेके 7 तक के सारे एलिमेंट आ जाएंगे ना. तो इसलिए यहाँ देखो -5 3 यूनियन 3 7, इट विल बी इक्वल्स टू, अगर इफ आई राइट A यूनियन B, तो मैं पहले सारे एलिमेंट लिख देता हूं. तो इसके सारे एलिमेंट होंगे, दैट इज -5, -4, -3. ये डॉट 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 मतलब है कि इसके बीच, इसके बाद जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट है. 0, 1, 2, 3 एंड यहाँ 4 से फिर से स्टार्ट हो जाएगा. सो 4, 5, 6 एंड 7. अगर मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं हाउ मच? -5 is included here, so we can write -5 large bracket comma 7. Sorry, in set B it will not have 7. क्यों?
क्योंकि यहाँ पे देखो ये स्मॉल ब्रैकेट है। सो इन अगर हम सारे एलिमेंट अलग अलग लिखें तो इट विल हैव 4 5 एंड 6 ओनली। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं 7 एंड ओपन ब्रैकेट, सो दिस इज द फाइनल इंटरवल ऑफ ए यूनियन बी। तो इस प्रकार से आपको एक एग्जांपल मैंने सॉल्व करके बता दिया है कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपका काम है ए टू एच, ये जितने भी है ना सारे पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, फिर उसका आंसर आप अपने सॉल्यूशन से मिलाएंगे, देखेंगे कि वो आप जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ओके, अभी मुझे ये बताइए कि अभी तक जितना हमने पढ़ा ये समझ में आया आपको? यस सर। यस, वेरी गुड। यस सर। ओके ओके, तो अब हम चलते हैं। ये सभी आपके सॉल्व एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को अब मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, ये आपका काम है, खुद से घर पर सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं ये बता देता हूं, क्योंकि इसमें ना फिगर बनाने वाले सॉल्यूशंस हैं, तो इसका हम फिगर कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता देता हूं, बाकी सॉल्यूशन आप खुद निकालें। एग्जाम्पल 8 मैंने आपको बताया था ना, 3 प्रकार से हम किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक मैंने आपको बताया था यूजिंग द फिगर। तो ये जो डायग्राम है ना, ये डायग्राम हम बनाना सीख लेंगे ना, तो कोई भी क्वेश्चंस को हम बिना पेन पेपर यूज किए भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वो कैसे होगा। इन ए बोर्ड एग्जामिनेशन 40 स्टूडेंट फेल्ड इन फिजिक्स। सो 40 स्टूडेंट्स इन, मैं जस्ट नंबर लिख रहा हूं, 40 have failed in physics. Forty in chemistry, and 35 in maths, 20 have failed in math and physics। मतलब 20 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों में फेल हुए हैं, मतलब वो इस 40 में भी होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। 20 have failed in math and physics both। 17 have failed in physics and chemistry, means 70 have failed in physics and chemistry, means in both the subject। 15 in math and chemistry, and 5 in all three। 5 कैंडिडेट ऐसे हैं कि दे हैव फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स। इसका हम ना वेन डायग्राम बनाएंगे। तो हमें ये सीखना है कि वेन डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। तो सिंपली हम एक, जैसे अब देखो 3 सब्जेक्ट है ना हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो हम 3 सर्कल बना लेते हैं। अब हमें पता है कि कुछ कुछ चीजें ना हर सर्कल में आपस में कॉमन है, तो तीनों सर्कल को हम आपस में एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा ओवरलैप करेंगे। अब मैं समझाता हूं कि ओवरलैप क्यों करेंगे। सपोज दिस सर्कल रिप्रेजेंट फिजिक्स, this circle represents chemistry and this circle represents maths। हमें ये पता है कि 20 candidates have failed in math and physics। तो अगर मैं बोलूं कि इस तीनों सर्कल में कौन सा ऐसा रीजन है जो डिनोट कर रहा है मैथ और फिजिक्स को। देखो ये सर्कल मैथ वाला है और ये फिजिक्स वाला है, यहाँ जो ये जो बीच वाला पोर्शन है, दिस वन, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बोथ। तो हम यहाँ पर ये नंबर लिख देते हैं। So 20 कैंडिडेट्स have failed math and physics both। तो ये जो रीजन होगा इसमें आएंगे 20 कैंडिडेट्स। उसके बाद 17 स्टूडेंट्स have failed in physics and chemistry। So this circle represents physics and this circle represents chemistry। तो ये जो दोनों का कॉमन रीजन है ना, दिस इज, so 17 candidate is here। Now 15 candidates have failed in math and chemistry। So this is mathematics and this is chemistry। So this region represents mathematics and chemistry। So you will write 15 here। अब देखो ये जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 3। क्योंकि देखो यहाँ पे तीनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर
यहां पर जो हम लिखेंगे ना वो ऑल थ्री का लिखेंगे, दैट इज 5। अब देखो ये तो हमने भर दिया। अब हम देखते हैं कि फिजिक्स में टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, और ये पूरे जो सर्कल है, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिक्स को। तो फिजिक्स में ऑलरेडी कितने स्टूडेंट हो गए यहाँ पे? 20 प्लस 17 प्लस 5, ये कितने हो गए? 7 प्लस 5 12, 2 2 प्लस 1 3 प्लस 1। वेट 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 वेट, यहाँ पे हमने एक चीज गलती किया। क्योंकि जो 5 कैंडिडेट्स हैं ना, मैं दोबारा बनाता हूं, सर्कल 1, सर्कल 2 एंड सर्कल 3। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे जो ऑल थ्री सब्जेक्ट में है। क्यों? कि जो सभी सब्जेक्ट में फेल हैं वो इस नंबर में भी होंगे ना, मैथ एंड फिजिक्स में भी होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी होंगे, और मैथ केमिस्ट्री में भी होंगे। इसलिए हम यहाँ पर पहले 5 लिख लेंगे। अब देखो, ऐसे 20 कैंडिडेट जो मैथ और फिजिक्स दोनों में फेल है, उसमें ये 5 कैंडिडेट भी होंगे ना, तो केवल 15 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो केवल और केवल मैथ एंड फिजिक्स में फेल हुए होंगे। क्योंकि ये जो 20 कैंडिडेट है ना, उसमें ये 5 कैंडिडेट भी हैं। उसी प्रकार से सपोज दिस इज फिजिक्स, दिस इज मैथ्स एंड दिस इज केमिस्ट्री। Yes. So now 17 candidates have failed in physics and chemistry. So this circle, yeah, this portion represents physics and chemistry. 5 is already here. So here we will have 12. Now between mathematics and chemistry, 15 candidates have failed and 5 in all 3 subjects. So total here will be 10. So इस प्रकार से हम ये नंबर लिखेंगे। आपको ये नंबर लिखना आना चाहिए, ठीक। देखो अब हम जानते हैं कि फिजिक्स के जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 40 है। तो ये कंप्लीट सर्कल 40 को रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन अभी जो इस सर्कल में लिखा गया है वो क्या क्या है? 12 प्लस 15 प्लस 5, ये कितने हो गए? 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12, 1 1 2 प्लस 3 32। टोटल 8 कैंडिडेट्स और बच गए ना, मतलब 8 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो केवल और केवल फिजिक्स में फेल हुए। तो यहाँ पर ये पोर्शन जो है ये रिप्रेजेंट करता है ओनली फिजिक्स। उसी प्रकार से हम मैथमेटिक्स काउंट करेंगे तो मैथमेटिक्स के टोटल स्टूडेंट 35 है, और यहाँ पे कितने हो गए? 15 प्लस 5 प्लस 10, ये कितना होगा? 15 प्लस 5 20 प्लस 10 30। So 5 is remaining here, so we will write 5 here. Now in chemistry we will have total students as 40. So what we will do? We will take the sum 12 plus 5 plus 10. 12 plus 5 17 plus 10 27. So 13 candidate will be here. देखो ये डायग्राम हमें अब किस चीज में मदद करेगा? एक बार आप अगर ये डायग्राम बना लिए ना, तो अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं चूंकि आपको जो पूछा गया है पहले मैं वही सॉल्व कर लेता हूं। इस सबको इरेज कर दो। Now, so now the question is, if 350 students appeared in an examination, how many of them did not fail in any subject? अब कह रहा है कि टोटल जो स्टूडेंट्स थे वो 350 थे। How many of them did not fail in any of the subject? तो ये डायग्राम बनाने के बाद देखो हम कैसे करते हैं। यहां पर क्या दिया गया है? Number of, suppose x is an universal set, so x is total number of set, so we are denoting this x as universal set. So number of element in universal set will be 350 because total number of student is 350. N of p means number of student in physics is 40, number of student in chemistry is again 40, and number of student in mathematics is 35. We know n of m intersection p means mathematics and physics जो दोनों में फेल किए हैं, that is 20. n of physics and chemistry means physics intersection chemistry will be 17.
and number of mathematics intersection chemistry is 15, and the number of all the students who have failed in all the subjects. ये सब मैं आपको लिखना सिखा रहा हूं कि किसी भी लैंग्वेज से हम कैसे इसको यूनियन और इंटरसेक्शन में लिख सकते हैं. So M intersection means mathematics, intersection physics, intersection chemistry means the students who have failed all the subject. That is 5. So ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है. अब हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ M union P union C means number of students in mathematics, physics and chemistry. So उसका फॉर्मूला हम पहले से पढ़े हुए हैं ना, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन केमिस्ट्री माइनस ऑल द इंटरसेक्शंस. तो ये तो फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब मैं आपको इस फिगर का इंपॉर्टेंट समझाता हूं. अब हमें देखने हैं कि टोटल कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए थे. हम सिंपली क्या करेंगे, इस सर्कल के अंदर जितने भी नंबर लिखे हुए हैं सभी नंबर को ऐड कर लेंगे और उसको 350 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो वही नंबर मिलेगा हमें जो इस फॉर्मूले से मिला है. मैं आपके सामने करके दिखाता हूं. सो वी विल ऐड ऑल द नंबर इनसाइड द सर्कल. दैट इज 8 plus 5, 8 plus 5 plus 13 plus 15 plus 10 plus 12 plus 5. Just give me the sum. आप में से कोई बच्चा एक ऐड करके मुझे बताइए. How many? 57. 57? Sure? 68. Add again. So देखो इस सर्कल के अंदर जितने भी हैं वो सारे क्या है, फेल्ड कैंडिडेट को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर इस यूनिवर्सल सेट में जो बाहर जितने भी कैंडिडेट हैं, टोटल कैंडिडेट 350 है ना, तो हम 350 में से 68 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो हमें नंबर निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? 282. So the number of candidate who did not fail in any of the subject is 282. अब देखो यहां पर जो फॉर्मूला आपको बताया गया है, दिस वन, आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो सेम वही निकल के आएगा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड. M यूनियन P यूनियन C का क्या मतलब है? M रिप्रेजेंट्स मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. मतलब ऐसे स्टूडेंट जो या तो मैथ में फेल किए हो या फिर केमिस्ट्री में फेल किए हो या फिजिक्स में फेल किए हो. तो इसका ये फॉर्मूला है, हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. फिर n ऑफ x माइनस m यूनियन p यूनियन c, तो हमें ये जो फाइनली निकल के आएगा वो आएगा 282. तो मैं आपको बता रहा था कि या तो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, अगर आपको ये फिगर बनाने आता है तो आप डायरेक्टली फिगर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप ये फिगर भी बनाएंगे और जो सॉल्व करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला. तो इसी प्रकार से आपको देखो अब आगे इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं. तो मैं ये चाहता हूं कि आप ये सभी एग्जाम्पल को एक बार खुद से ट्राई करें. अगर नहीं समझ में आया तो आप अगले क्लास में मुझे बता सकते हैं कि सर कोई एक सॉल्व एग्जाम्पल और सॉल्व करके मुझे बता दीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है? Just wait. यस, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को?
एनीवन जस्ट कंफर्म कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, देख रहे सर। ओके, वेरी गुड। तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोग क्या करेंगे कि जो बाकी के गिवन एग्जांपल्स हैं उन सभी एग्जांपल्स के यस, तो आप क्या करेंगे, इन सभी एग्जांपल्स को आप फॉर्मूले से और ये फिगर बना के दोनों सॉल्व करेंगे। और अगर कोई एग्जांपल को सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती है तो हम अगली क्लास में उसको फिर से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो अब हम ये एक्सरसाइज 5.1 के सभी कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग अब अगली क्लास में जब भी आएंगे उससे पहले 5.1 एक्सरसाइज एज वेल एज इससे पहले जितने भी सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो सभी आप सॉल्व करके आएंगे। तो हम अब आज अपने अगले कंसेप्ट पर चलते हैं, सेट्स एंड रिलेशंस में, दैट इज रिलेशन। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे सेट्स के बारे में कि कितने टाइप ऑफ सेट होते हैं, इंटरवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन को पढ़ने से पहले कुछ और कंसेप्ट हम पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट कंसेप्ट है दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? सो अ पेयर ए बी of numbers such that the order in which the numbers appear is important is called an ordered pair. Means जब भी हम ऐसे लिखते हैं ना ऑर्डर ए एंड बी, सो अगर ये ए और बी को हमें पता है कि ए पहले लिखना है और बी को बाद में लिखना है, मतलब इसकी इंपोर्टेंट है कि हाँ इसकी जगह फिक्स है कि कौन पहले लिखा जाएगा कौन बाद में लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के नंबर को जब हम एज ए पेयर लिखते हैं ना, और जहां पे ऑर्डर मैटर करता हूं उसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। सो अगर हम जैसे लिखे ए बी और उसका दूसरा अगला लिखते बी ए, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। तो जैसे अगर हम इस इंटरवल को लिखे ए बी मीन्स ए इज द फर्स्ट एलिमेंट, बी इज द लास्ट एलिमेंट हियर। इफ आई राइट बी ए, सो बी इज द फर्स्ट एलिमेंट हियर, ए इज द लास्ट एलिमेंट हियर। सो द प्लेस वेयर इट इज रिटन इट मैटर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन ऑर्डर्ड पेयर। तो अगर और दूसरी बात कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर है, सपोज ए बी इज वन ऑर्डर पेयर एंड सी डी इज अनदर ऑर्डर पेयर, तो दो ऑर्डर्ड पेयर को हम इक्वल कब कहेंगे? सो इफ दिस टू आर इक्वल इट मींस ए इज इक्वल्स टू सी एंड बी इज इक्वल्स टू डी। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होंगे जब उसके फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर होगा and the second component should be equals to the second component, then only two ordered pairs are equal, otherwise they are not equal. अगर हम इस प्रकार से लिखे कि ए बी, suppose a b is one ordered pair and b a is another ordered pair, if these two are equal, ये दोनों का इक्वल होने का एक ही कंडीशन है, that is a equals to b, a and b should be equal, then only these two ordered pair will be equal. So किसी भी ordered pair के लिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल तभी होंगे जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का मतलब है कि फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पेयर दैट इज ए हियर एंड द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर पेयर दैट इज सी हियर। सो ए शुड बी इक्वल्स टू सी एंड द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर पेयर शुड बी इक्वल्स टू द सेकंड कंपोनेंट ऑफ द सेकंड ऑर्डर पेयर दैट इज बी शुड बी इक्वल्स टू डी, देन ओनली टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। जस्ट उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल हियर सपोज x plus 3 comma 2, so this is a ordered pair, this is first element, this is second element. If it is equals to 4 comma y minus 3, this is second order pair, so this is first ordered pair and this is second ordered pair. अगर ये दोनों बराबर रहता है, अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना
इसका पहला कंपोनेंट इसके पहले कंपोनेंट के बराबर होना चाहिए, मतलब x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 4 माइनस 3 दैट इज 1। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट शुड बी इक्वल्स टू द सेकंड एलिमेंट, दैट इज 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 3। सो y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इफ टू ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ वेदर x y और समथिंग इट इज गिवन। सो हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे कि दो ऑर्डर पेयर तभी बराबर होंगे जब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। तो ये होगा हमारा पहला कंसेप्ट, दैट इज इन रिलेशन, दैट इज ऑर्डर्ड पेयर। नाउ द सेकंड कंसेप्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अभी तक हम सेट पढ़े थे ना, अब हम पढ़ेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या करते हैं, क्या होता है। सो इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब कोई भी दो सेट हो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज डिनोटेड बाय A क्रॉस B। मींस A क्रॉस B रिप्रेजेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम पढ़ते हैं A क्रॉस B, and it is defined as all set of all the ordered pair AB such that A belongs to A and B belongs to B। Means A cross B के अंदर ये जो A cross B एक हमें यूनियन ऑफ सेट मिलेगा ना, उसमें क्या क्या, मतलब उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, वो A B के फॉर्म में होंगे, मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे, where the first element that is A, first element should belong to set A, should belongs to set A. This is the symbol which represents belongs to, and second element of the order pair, that is B, it should belongs to the second set। तो इस प्रकार के सभी पॉसिबल सेट का जो यूनियन होगा ना, उसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलो इसको मैं ना एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि सपोज एक सेट हम लेते हैं A which has an element 1 and 2, and there is a set B which has element A, B and C। Then A क्रॉस B क्या क्या हो सकता है, A क्रॉस B में क्या क्या पेयर बन सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, फॉर ऑल A, यहाँ पे ना A सभी A के लिए A और B होना चाहिए, जिसमें A बिलोंग्स टू सेट A एंड B बिलोंग्स टू सेट B। हम जो जो पॉसिबिलिटीज है पहले हम वो सभी लिख लेते हैं। चलो मैं हम पहले सभी ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं कि क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए से होने चाहिए और दूसरा एलिमेंट सेट बी से होने चाहिए। वो क्या क्या हो सकते हैं, देखो पहला एलिमेंट अगर सपोज हम 1 लें, फर्स्ट एलिमेंट 1A और दूसरा एलिमेंट बी से, तो 1A हो सकता है, उसके बाद 1B हो सकता है एंड 1C हो सकता है। ये एक पॉसिबिलिटीज है। उसके बाद अगर हम सेकेंड एलिमेंट को मतलब इसका 2 लें, तो 2A देन 2B देन 2C। यही पॉसिबिलिटीज है, बस केवल इतने ही ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं ना, इसके अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं बन सकता। तो जो A क्रॉस B होगा इसके अंदर ये सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। सो A क्रॉस B विल बी इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल दिस 1A 1B, these are all ordered pairs, 1C 2A 2B and 2C। ये क्या है, इसमें जितने भी पॉसिबल हैं A और B से ऑर्डर पेयर बनने के, वो सारे एलिमेंट इसमें होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम किसी भी दो गिवन सेट का। एंड दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट A क्रॉस B विल बी इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर AB, वेयर the first element belongs to set A and the second element belongs to set B, and A cross B is equal is the all the ordered pairs which can be formed using set A and set B। और एक दूसरा एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि if A equals to 5 and B equals to 5, means A और B दोनों एम्प्टी सेट हैं,
तो ए क्रॉस बी विल ऑलवेज बी एन एम्प्टी सेट। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। नाउ तो हम ऑर्डर्ड पेयर पढ़ लिए और कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिए। अब हम कुछ उसके रिगार्डिंग नोट्स देख लेते हैं क्या क्या है। If A and B be any two finite set with number of element in A is m and number of element in B is n, then number of element in the Cartesian product of the two finite set A and B is equals to m into n। इसका क्या मतलब है कि if I ask you कि what is the number of element in A cross B, कि A cross B में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो अभी फिलहाल मैं आपको मैनुअली काउंट कर, जैसे यहाँ पे हमने सेट ए और सेट बी का ए क्रॉस बी निकाला है ना, देखो इसमें एलिमेंट काउंट करते हैं कितने हैं। सो दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो इस प्रकार तो हम हमेशा काउंट नहीं करेंगे ना, तो इसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, 2 हियर, and number of element in B is 2 here, sorry 3. So we will get here 2 into 3 which is equals to 6। और देखो यहाँ भी हमें 6 एलिमेंट मिले हैं ना। तो इस प्रकार से कभी भी आपसे पूछा जाए फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, सो व्हाट यू विल डू, सिंपली आप दोनों सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। द प्रोडक्ट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, नाउ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट विथ इटसेल्फ, जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं ना ए क्रॉस बी मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ सेट बी, लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट विथ इटसेल्फ का मतलब होता है ए क्रॉस ए, मींस उस सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट उसी सेट से, इसको हम कहते हैं ए क्रॉस बी या फिर ए क्रॉस ए, और हम उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर। इसको सेट वेक्टर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें ए क्रॉस ए is equals to ordered pair AB such that A and B both belongs to A, because this is a Cartesian product of set on itself, क्योंकि second set भी A ही है, so both the element of the ordered pair should belong to the same set where AB is an ordered pair। और हम इसको इस प्रकार से भी लिखते हैं A cross A is equals to A square। so अगर आपको दिया गया suppose A is equals to 1, 2, 3, फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है ए क्रॉस ए। तो अब ए क्रॉस ए अगर आपको यहां से निकालने बोला जाए तो पहले आप वो सारे ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे जो मान लो एक और दूसरा सेट ए है वो भी 1, 2, 3 है, क्यों ए क्रॉस ए दोनों सेम है ना। तो अब हम इसके ऑर्डर पेयर लिखते हैं, तो पहले अगर हम सपोज 1 कंसीडर करें तो 1 के साथ ये तीनों एलिमेंट, सो 1, 1, 1, 2, 1, 3, then 2, 2, 1, 2, 2 and 2, 3, again 3, 1, 3, 2 and 3, 3. So this is the only ordered pair which are possible using set A. So A cross A, this is equals to A square. So this is the Cartesian product of A on itself A। ऐसे यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको लिख के दिखाया गया है। एग्जांपल इज गिवन इफ a इज इक्वल्स टू 4, 5 देन फाइंड a स्क्वायर एंड a क्यूब। a क्यूब का मतलब है कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब 3 टाइम प्रोडक्ट्स ऑफ a, दैट इज a into a into a, सो व्हिच इज इक्वल्स टू a क्यूब। तो ये दोनों एग्जांपल लिख के आपको समझाया गया है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी सेट ऑन द सेम सेट हम कैसे निकालते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल्स टू m, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए स्क्वायर विल बी m into m, that is m square, and number of element in a cube will be m into m into m, which is equals to m cube। सो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 सेट्स और मोर देन 2 सेट्स। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज रिलेशन। रिलेशन किसको कहते हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन।
कि रिलेशन क्या होते हैं, उसमें फिर डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। तो अब जब हम सेट समझ चुके हैं, अब हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। सो द कंसेप्ट ऑफ द टर्म रिलेशन, रिलेशन मीन्स यहाँ पे वही रिलेशन को टर्म यूज किया गया है जो इन जनरली हम इंग्लिश लैंग्वेज में रिलेशन यूज करते हैं ना, जो आपके जो रिलेशन है, जैसे पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए, अंकल हो गए, तो वहां जिस प्रकार से रिलेशन होते हैं ना, तो उसी टर्म को यहाँ पे हम यूज करते हैं कि नंबर्स का या फिर सेट का आपस में कैसा रिलेशन है। सॉरी। So members in a family are often related to each other. So we describe relation A is friend of B. जैसे हम लिखते हैं ना, suppose A and B any two person. So we can say A is a friend of B or A is a brother of B. A can be sister of B. इस प्रकार से हम relation define करते हैं ना। उसी प्रकार से अब हम suppose A एक सेट है और B एक सेट है, तो अब हम डिफाइन करेंगे कि कैसे एक सेट दूसरे सेट से रिलेटेड है। वो रिलेशन को जब हम डिफाइन कर देंगे ना, तो हम उसी को बोलेंगे रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, या फिर टू सेट मीन्स कि दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कैसे रिलेटेड है। सपोज ए है सम एलिमेंट 1 2 3, बी है सम एलिमेंट ए बी सी। सो वी विल डिफाइन एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज एलिमेंट ऑफ सेट ए इज समहाउ रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। वो जो भी रिलेशन होंगे हम उसको डेफिनेशन से प्रोवाइड करेंगे कि हाउ दे आर रिलेटेड। तो हम इसी को बोलते हैं रिलेशन बिटवीन टू सेट्स। दैट इज, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, अ वेल डिफाइंड रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बिटवीन द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज गिवन बाय ए आर बी। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, ए रिलेटेड टू बी मीन्स ए वेयर element A belongs to the set A and element B belongs to set B. So A is related to B. हम इसको अगर डिनोट करेंगे तो वो इस प्रकार से डिनोट करेंगे, A is an element of A that can be 1 2 3 and B, A just एक रिप्रेजेंटेशन है। हम इसको इस प्रकार से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं रिलेशंस को। And relation gives us an ordered pair in the form of AB and defines a subset of A cross B. तो इसको हम कुछ एग्जांपल से अभी समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। See here, suppose we have an set A, तो उसको मैं ऊपर भी इरेज कर देता हूं। So we have set which has element 2 3 4 5 6. So this is set A and there is set B which has an element 6 7 8 and 10. Then relation A related to B, if A is a factor of B, gives the subset. So suppose relation R is defined as A is related to B, means A should belongs to set A and B should belongs to set B. How they are related? That is, A is a factor of B. If A is फैक्टर ऑफ बी, इस प्रकार से ए और बी सेट रिलेटेड है, मतलब एलिमेंट ऑफ ए एंड एलिमेंट ऑफ बी इज रिलेटेड। तो हम देखो अब जैसे हमारे ये रिलेशन आर में क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला ऑर्डर पेयर लेते हैं, सपोज 2, तो 2 इसमें से कौन कौन से एलिमेंट का फैक्टर है, तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। फैक्टर मतलब कौन कौन से नंबर को डिवाइड कर सकता है। Again 2 can divide 8, so we will have an ordered pair 2 8. Again 2 can divide 10, so 2 10 is another ordered pair. और कोई ऐसा नंबर नहीं है, इसलिए R में हमें यही 3 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। फिर हम 3 से नंबर 3 से ढूंढेंगे। सो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं सेट बी में, सो 3 6
और कोई भी नंबर ऐसे नहीं है। देन नेक्स्ट एलिमेंट 4, तो कौन कौन से नंबर 4 से डिविजिबल हो सकते हैं सेट बी में, तो ओनली 8, दैट इज 4 एंड 8। नेक्स्ट इज 5, सो ओनली 10 इज डिविजिबल बाय 5 हियर, सो 5 एंड 10। और 6 से कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है। देखो इस रिलेशन में ये सारे ऑर्डर्ड पेयर आए, तो इस प्रकार से हम किसी भी रिलेशन को लिख सकते हैं। हमें ना कब, आप यहाँ पे देखो क्या है, तो मैंने आपको बताया था ना कि रिलेशन में हम वो बताते हैं कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी से किस प्रकार से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखो ये जो रिलेशन मैंने लिखा है, इसमें क्या रिलेशन है, इसमें रिलेशन ये है कि यहाँ जो पहला एलिमेंट लिखा गया है वो सेट ए से बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट लिखा गया है वो सेट बी के ऐसे एलिमेंट है जिसका वो फैक्टर है, मीन्स जो 2 से डिविजिबल है। तो वो कौन कौन से हैं, 2, 6, 2, 8 एंड 2, 10। उसी प्रकार से हम सारे एलिमेंट्स के लिए हम लिखेंगे जहां जहां जितनी भी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। तो ये हो गए हमारे रिलेशन आर। तो यही सब ये, और ये हमेशा आप देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में क्या है कि जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं वो हमेशा ए क्रॉस बी में होते हैं। तो जो रिलेशन जब भी हमें मिलेगा ना, रिलेशन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये आपको याद रखना है। तो वही यहां पर लिखा गया है, दैट इज 2, 6, 2, 8, 2, 10, 3, 6, 4, 8 एंड 5, 10 ऑफ ए क्रॉस बी। सो ए क्रॉस बी में क्या है, सभी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर लिखे होते हैं। तो रिलेशन में हमें जो भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे वो ए क्रॉस बी में होंगे ही होंगे। नाउ अब हम एक दूसरा और मतलब ए क्रॉस बी के हैं कुछ और एलिमेंट को कंसीडर करते हैं और फिर देखते हैं उसमें क्या रिलेशन है। सो ऑन द अदर हैंड इफ वी कंसीडर दिस सबसेट एस डैश, सपोज दिस इज एन सेट एस, अगर मैं इसको आर से लिखाऊं तो आर डैश या फिर कुछ भी नाम आप दे सकते हो, दैट इज 2, 7, 3, 10 एंड 4, 7 ऑफ ए क्रॉस बी, then there is a unique relation r dash given by this subset, that is 2 is related to 2r dash 7, 3r dash 10 and 4r dash 7. So s dash hasn't defined on r dash. इसको कहने का मतलब है कि अगर कोई सेट हमें, कोई रिलेशन अगर हमें दिया गया है तो हम उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आपको डिफाइंड किया है, दिस इज रिलेशन आर, तो हम इस एलिमेंट को ऐसे लिख सकते हैं 2r6 मीन्स 2 इज रिलेटेड टू 6। कैसे, और आर में मैंने आपको डेफिनेशन दिया था ना, ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए इज ए फैक्टर ऑफ बी। इस प्रकार से हमेशा आपको कोई एक रिलेशन डिफाइन किया जाएगा और वो आपको फाइंड आउट करना है, और हम इसको सिंबॉलिकली इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2r8, और r का मतलब यहां से हमें पता चलेगा। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे एक दूसरा सेट लिख के बताया गया कि हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो गया किसी भी सेट के रिलेशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, और जब अगर हमें रिलेशन डिफाइन किए हुए दे दिए गए हैं तो हम उसको एलिमेंट वाइज कैसे निकालते हैं, ऑर्डर पेयर उसमें से हम कैसे निकालते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इस रिलेशन चैप्टर को हम कल और डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आज हम डेफिनेशंस पढ़ लिए रिलेशंस के, और इससे पहले हमने जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे आप सॉल्व करोगे। तो हम आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम रिलेशंस को और डेप्थ में पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ये भी पढ़ेंगे किस किस प्रकार के रिलेशंस होते हैं। बस आज हमने रिलेशन का डेफिनेशन पढ़ा है, और उससे पहले एक्सरसाइज 5.1 आपको कंप्लीट करके आना है अगली क्लास में। ओके, तो अब आप मुझे आज की क्लास में कुछ भी अगर पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कुछ डाउट हो, या फिर इससे प्रीवियस किसी एग्जाम्पल में कोई डाउट। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ये एक्सरसाइज जो हम पढ़ रहे हैं आप इससे पहले ऑलरेडी पढ़े हुए हो, तो हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम इसी स्पीड में चल सकते हैं। पढ़े हुए, आप पहले पढ़े हुए हैं ना? यस सर। तो जिस स्पीड से अभी हम चल रहे हैं, क्या मैं स्पीड बढ़ाऊं या फिर इसी प्रकार से चलूं? स्पीड बढ़ा दिए सर। ठीक है, ठीक है, तो हम अगली क्लास में और जल्दी जल्दी कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे।
ताकि हमारा चैप्टर जल्दी खत्म हो पाए और एक तरह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट। एंड बाय बाय। गुड नाइट एवरीवन।
गुड इव्हनिंग गुड स्टुडंट्स. इव्हनिंग मॅम. बाकी मुलं कुठे राहिली? एक मिनिट मुलांना, मी तुमच्या ग्रुपमध्ये मेसेज टाकते बाकी मुलांना पण जॉईन करायला. अच्छा, ओम आणि उज्ज्वला दोघंच जण आहेत. पंढरे आज काय आहे का? थोडी मुलं गायब आहेत. चला, मी रेकॉर्डिंग चालू केली आहे मॅम. ओके, चला मुलांना, आपण लास्ट क्लासमध्ये ऑलमोस्ट, आता आज आपला हा बहुतेक शेवटचा तास असेल ह्या धड्यासाठीचा, हीट ट्रान्सफर आपण चालू केलेलं होतं. आपण बघितलेलं सॉलिड्स, लिक्विड्स, गॅसेस मध्ये व्हॅक्युम मध्ये हीट कशी ट्रान्सफर होते हे शॉर्ट मध्ये आपण पाहिलेलं होतं, राईट. डिटेल मध्ये मग आपण सॉलिड साठी बघितलं आणि आपण कंडक्शन कसं होतं सॉलिड्स मध्ये, मग थर्मल कोइफिशियंट वगैरे ते काढलं, राईट. आज आपण कॉन्व्हेक्शन वर फोकस करणार आहोत. कॉन्व्हेक्शन कशामध्ये होतं? कॉन्व्हेक्शन होतं फ्लुइड्स मध्ये. फ्लुइड्स काय असतात मला कोण सांगेल लवकर? फ्लुइड्सलाच मराठीमध्ये द्रायू म्हणतात, द्रायू. फ्लुइड्स काय असतात कोण सांगेल? Fluids, the matter which can flow. Pradyum, repeat whatever I said just now. What are fluids? मैम द्राव्य मतलब लिक्विड फॉर्म में. नाही, आता मी जस्ट फ्लुइड साठी काय म्हंटल इंग्लिश मध्ये मी अर्थ सांगितला. द मॅटर, पुढे द मॅटर विच कॅन फ्लो रे, जो मॅटर वाहू शकतो. मग लिक्विड्स पण वाहू शकतात आणि गॅसेस पण वाहू शकतात. सो फ्लुइड्स मध्ये लिक्विड्स पण येणार आणि गॅसेस पण येणार, आणि लिक्विड्स आणि गॅसेस मध्ये मग काय होतं, हे कॉन्व्हेक्शन. कॉन्व्हेक्शनची प्रोसेस मी गेल्या वेळी ऑलरेडी एक्सप्लेन केली आहे, आता मी रिपीट नाही करणार ते. आपण डिरेक्टली आता कॉन्व्हेक्शन मध्ये, कॉन्व्हेक्शनचे काय ऍप्लिकेशन्स आहेत ते इथे जे तुमच्या बुक मध्ये दिले, रेडिएशनचे काय ऍप्लिकेशन्स आहेत ते बघूयात. आणि एक एक्सपेरिमेंट आहे, आता बघूया त्या एक्सपेरिमेंट आपल्याला ऑनलाईन इथे करून टाकू.
इथे माझं पुस्तक दिसते तुम्हाला मुलांना? बघा, कॉन्व्हेक्शन लास्ट टाइम आपण हे बघितलेलं आठवते तुम्हाला, ऍप्लिकेशन्स ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी. आणि थर्मल कंडक्टिव्हिटीच्याच अपोजिट बघा रेझिस्टिव्हिटी पण आपण बघितलेली होती. ही बघा थर्मल रेझिस्टिव्हिटी, परत कोएफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी, ह्या सगळ्या गोष्टी कंडक्शन मध्ये आपण बघितलेल्या होत्या. पण आता लिक्विड्स साठी, गॅसेस साठी ह्या सगळ्या गोष्टी डिटेलमध्ये नाही दिल्या. फक्त कॉन्व्हेक्शन म्हणजे काय असतं त्याची इथे थोडक्यात माहिती दिलेली आहे. आणि ऍप्लिकेशन्स, दैनंदिन जीवनामध्ये कॉन्व्हेक्शनचे आपल्याला काय काय फायदे आहेत? हीटिंग अँड कूलिंग रूम्स, कूलिंग ट्रान्सफॉर्मर्स, परत फ्री अँड फोर्स कॉन्व्हेक्शन, ते काय असतं? रेडिएशन, रेडिएशन कुठे कुठे होतं, आणि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, हेच लास्टच्या थोडेसे राहिलेले टॉपिक्स आहेत. अच्छा मुलांनो, आता की नाही हे कॉन्व्हेक्शन काय असतं हे मी तुम्हाला ऑलरेडी एक्सप्लेन केलेलंच आहे. ऍप्लिकेशन्स काय असतात ते पण हे तुम्ही स्वतःहून वाचा, इझी आहे. नाही कळलं तर मला विचारा. तुम्हाला मी बरोबर 2-3 मिनिटाचा टाइम देते. हे बघा, हे 1, 2, हे 3 पॉइंट्स फक्त वाचायचे. ऍक्च्युअली 2च मिनिटात होईल. चला पटपट वाचा. हे इथून फ्री अँड फोर्स्ड कॉन्व्हेक्शन मध्ये हे जे 1 to 3 पॉइंट्स आहेत ना, ते पटकन वाचा आणि तुम्ही मला ते पॉइंट्स एक्सप्लेन करणार आहात. चला स्टार्ट. मीटिंग मध्ये जे पण जॉईन झालेत, मी मधून अधून कोणाला पण विचारेल ह्या 3 पॉइंट्स वरती क्वेश्चन्स, सो बी प्रिपेअर्ड. ज्यांचं झालं वाचून त्यांनी हँड रेज करा. झालं झालं. अरे 3च मुद्दे आहेत, आतापर्यंत व्हायला पाहिजे होतं. ओम, उज्ज्वला, प्रथमेश. चौथं एक कोणी होतं ते डिस्कनेक्ट झालं. बरं काय हरकत नाही. ओम बेटा तू चल सांग, उज्ज्वला किंवा ओम दोघांपैकी कोणीतरी सांगा काय समजलं. बघा चुकलं तरी चालेल, बट आय जस्ट वॉन्ट की तुम्हाला स्वतःहून वाचल्यावर किती समजतंय. रेडिएशनचं का मॅम? ग्रेट. ओम, मी आता स्क्रीन शेअर करून दाखवलं की नाही कुठून ते कुठपर्यंत वाचायचंय? तुझं लक्ष कुठे होतं बेटा? मॅम मी फक्त ते रेडिएशनचेच वाचलं.
नाही, पण मी ज्यावेळी स्क्रीन शेअर करून सांगितलं, 2 वेळा सांगितलं, 3 वेळा ऍक्च्युली, कुठून ते कुठपर्यंत वाचायचंय, ह्याचा अर्थ तुझं लक्ष नव्हतं. प्रथमेश, उज्ज्वला, ओम, तिघं पण फक्त काही सेकंड जरा कॅमेरा ऑन करा. हे असंच क्लास घेत राहिलं ना, मला स्वतःला झोप येईल आणि असा अभ्यास करण्यात काहीही पॉइंट नाहीये. प्रथमेश मला दिसतोय. उज्ज्वला, ओम, तुम्ही लोक पण कॅमेरा ऑन करा. मैम कैमरा थोड़ा खराब है. थोडा खराब आहे, थोडा जास्त काय असतं, खराब एकतर असेल किंवा नसेल. ठीक आहे, तुम्ही सगळेजण अलर्ट आहात ना काय चाललंय आपल्या क्लासमध्ये. बघा, तुम्ही मुलं पण जरी तुम्हाला हे जे क्लासेस आहेत ते फ्री मध्ये शिकवले जात असले तरी पण तुम्ही तुमचा वेळ देताय, मोबाईलचे रिचार्ज करता तुम्ही, तर तुम्ही इन्व्हेस्ट करताय ना, वेळेला पैशाला इन्व्हेस्ट करताय शिकण्यासाठी, तर त्याचा पुरेपूर फायदा घ्या मुलांना. नाहीतरी आपले असे क्लासेस चालण्यात काहीही पॉइंट नाहीये. आणि आता ह्या वर्षी आपला नवीन क्लास चालू झाला तर बरेच जे आहेत ते मुलं कमी आहेत, तर तुमच्याकडे माझं पर्सनल अटेन्शन असतं, एकेकाशी मी बोलू शकते अनम्यूट करून, पण पुढे जाऊन ज्यावेळी क्लासेस मध्ये आपल्या जास्त मुलं येतील त्यावेळी मग तुम्हाला ते 1 to 1 अटेन्शन मिळेल, पण तेवढं नाही मिळणार जेवढं आता मिळतं. तर आता तुम्ही त्याचा फायदा करून घ्या. ठीक आहे, चला मी परत एकदा स्क्रीन शेअर करते आणि एक्सप्लेन करते. आता बघा, मी तुम्हाला वेळ दिलेला जो वाचायला तर वेस्टच गेला ना, तुम्ही वाचलंच नाही, गेली ना आपली 3-4 मिनिटं अशीच. चला बघूयात आता इथे काय दिलेलं आहे बघा. हे जे आहे ना, फ्री अँड फोर्स्ड कॉन्व्हेक्शन. फ्री म्हणजे असं मुक्त कन्व्हेक्शन होते आणि फोर्स्ड म्हणजे आपण ते करायला लावतोय. आता बघा ह्याचा अर्थ काय, एक एक करून पटकन ह्याला संपून टाकूया. When a hot body is in contact with air under ordinary conditions like air around a firewood and air removes the heat from the body by a process called free or natural convection. Land and sea breezes are also formed as a result of free convection currents in air. म्हणजे गरम वस्तूचा सराउंडिंगशी, बाजूच्या हवेशी नॅचरली जो संपर्क आहे तो आहे, त्याला कोणी काही नाही केलं आणि त्याच्यामुळे ते नॅचरल प्रोसेस होते कॉन्व्हेक्शनची, ज्याला आपण म्हणतो फ्री कॉन्व्हेक्शन. जसं आता चहा ठेवलाय तुम्ही गरम गरम, तर मग चहा मधली हीट कॉन्व्हेक्शनने काय होते, हवेमध्ये पास ऑन होऊन जाते. लँड ब्रीज, सी ब्रीज, समुद्री वारे, भूतलावरचे वारे वाहतात ना, वारे वाहतात बघा, जॉग्राफीमध्ये पण तुम्ही शिकलेला आहात. कुठून ते दिवसाचे आहेत कुठले वारे वाहतात, रात्रीचे कुठले वारे वाहतात, कुठल्या दिशेने वाहतात, दॅट इज ऑल्सो अ रिझल्ट ऑफ फ्री कॉन्व्हेक्शन. ठीक आहे, आता मग इथे द कॉन्व्हेक्शन प्रोसेस, हे झालं फ्री कॉन्व्हेक्शन. अच्छा, मला माहितीये तुम्हाला हे लँड ब्रीज, सी ब्रीज काय आठवतच नसेल, हे तुम्हाला 7वीला होतं ऍक्च्युली सीबीएसईच्या मुलांना. बाकी तुमच्या महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मध्ये सायन्स मध्ये ते नव्हतं, पण जॉग्राफी मध्ये नक्की असेल. पण एनी हाऊ आपला क्लास संपल्यावर मी त्या 7वीचा व्हिडिओ ग्रुपमध्ये टाकते, तो बघायला तुम्हाला मजा येईल आणि समजून पण जाईल प्रोसेस तुम्हाला, व्हॉट इज सी ब्रीज अँड लँड ब्रीज. ठीक आहे, काय बोलली मी, कोणते 2 प्रकारचे बोलली ब्रीज मुलांनो, रिपीट. ब्रीज एंड सी ब्रीज, ये लैंड ब्रीज. लँड ब्रीज अँड सी ब्रीज. ठीक आहे, आणि ओम बरोबर बाकीच्या मुलांनी पण रिस्पॉन्स द्या, ओमच एकटा नेहमी रिस्पॉन्स देतो. द कन्व्हेक्शन प्रोसेस कॅन बी ऍक्सिलरेटेड. आपण स्वतःहून ती कन्व्हेक्शन प्रोसेसची सुरुवात करू शकतो बाय एम्प्लॉईंग अ फॅन टू क्रिएट अ रॅपिड सर्क्युलेशन. अच्छा, मी सेकंड पॉइंट मिस केला. अच्छा, 2च पॉइंट आहेत बघा. Rapid circulation of fresh air. This is called forced convection. Example in section 7.9.2.1 are forced convection, namely heat convector, air conditioner, heat radiators and IC engine etc. फॅन वापरून आपण कॉन्व्हेक्शनची प्रोसेस फास्ट करू शकतो. सिंपलशी गोष्ट रे. नॉर्मली तुम्ही चहा ठेवला
नॉर्मली तुम्ही चहा गरम गरम ठेवला टेबलावर, हळूहळू आरामात तो थंड होईल. पण त्या चहाला तुम्ही फॅनने असं किंवा जोरात वरचा फॅन चालू किंवा हँड हाताचा जो पंखा असतो त्याने वारं घालताय, चहा लवकर थंड होतो ना. फुंकी मारत मारत आपण पितो, चहा लवकर थंड होतो की नाही. सो दॅट इज व्हॉट इज फोर्स्ड कॉन्व्हेक्शन. सी हाऊ इझी इट इज. स्वतःहून होत आहे ते फ्री कॉन्व्हेक्शन, आणि आपण जे फास्ट करतो त्याला काही काही करून ते काय आहे, फोर्स्ड कॉन्व्हेक्शन. आता ह्याच्यामध्ये बघा, हे जे एक्झाम्पल्स दिलेत ना 7.9.2.1, हे बघा, हे ऍप्लिकेशन्स मध्ये हे सगळे आपण जे केले ना, बघा, हिटिंग अँड कुलिंग रूम्स. एसी असतात घरामध्ये, एसी लावतो गरमीच्या दिवसामध्ये. तसंच थंड प्रदेशामध्ये हीटर्स असतात मुलांना, कारण तिथे एवढी थंडी असते की हीटर शिवाय ते लोक जगूच नाही शकत. मग घराच्या आतमध्ये पण मग हीटर्स लावतात ते. परत त्याच्यानंतर ना हीट रेडिएटर्स इन आयसी इंजिन. आता हे आयसी इंजिन मध्ये हीट रेडिएटर्स वगैरे हे काय असतं, हे थोडस तुम्ही इकडून वाचा. ज्याचं माहिती नाहीये ते जरा इंटरनेटवर सर्च करा, मग तुम्हाला त्याची चित्र वगैरे बघितला, व्हिडिओ बघितला, आयडिया येईल. ठीक आहे, कारण आता हे सगळं मी डिटेलमध्ये सांगत बसली की मग आपला हा धडा जो आहे तो पूर्ण नाही होणार. अच्छा, आता रेडिएशन. व्हॉट इज दिस रेडिएशन? रेडिएशन तुम्हाला माहितीये मुलांनो, रेडिएशन ती हीट ट्रान्सफॉर्मेशनची ती प्रोसेस आहे ज्याला कशाचीच गरज नाहीये, ना सॉलिडची गरज आहे, ना लिक्विडची गरज आहे, ना एअरची गरज आहे. जसं सूर्यापासून आपल्यापर्यंत उष्णता ही रेडिएशन प्रोसेसमुळे पोहोचते, जेव्हा की सूर्य आणि पृथ्वीच्या मध्ये तर स्पेस आहे, ना सॉलिड आहे, ना लिक्विड आहे, ना गॅस आहे, मोकळी पोकळ जागा आहे, तरी पण त्याच्यातून पण हीट ट्रान्सफर होते. ती हीट वाहत वाहत आपल्यापर्यंत येते. दॅट इज व्हॉट इज रेडिएशन. आणि मग हा रेडिएशन वाला पण पार्ट जरा थोडंसं तुम्ही वाचून काढा. थर्मल रेडिएटर्स वगैरे जरा हे थोडं वाचून काढा. ठीक आहे, आता मी हे स्किप का करते, बिकॉज आपल्याकडे टाइम कमी आहे. हे थोडं वाचा आणि मला नेक्स्ट टाइम विचारा, आणि हे इझी आहे रे मुलांना समजायला. दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आहे ना, हा खूप महत्वाचा आहे. आज आपण ह्याच्यावर एक एक्सपेरिमेंट करणार आहोत. आणि मुलांना हे जी एक्सरसाइज आहे ना, एक्सरसाइज मधली सगळे क्वेश्चन्स सगळ्यात आधी तुम्ही ट्राय करा. मी एखादी व्हिडिओ लिंक शेअर करेल, ती बघून आपण जसं नेहमी करतो, आधी सगळे क्वेश्चन्स तुम्ही स्वतःहून ट्राय करा. व्हिडिओ बघून पण जर येत नसेल आन्सर किंवा समजत नाहीये तर मग मला डाऊट विचारा, कारण तुम्ही बघू शकता ह्याच्यात गणितच फक्त 15 आहेत, आणि सिमिलर गणित आपण धडा चालू होताना टप्प्याटप्प्यातून सोडवलेली आहे. सो 15 गणित आपण आता क्लासमध्ये सोडवत बसलो की अजून त्याला कमीत कमी 7 ते 10 क्लासेस अजून लागतील आपल्याला, म्हणजे हाच धडा कम्प्लीट करायला. सो वी कॅनॉट डू दॅट. चला, आता ना न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपण बघूयात. एक मिनिट, तुमची जी एक्सपेरिमेंट आहे ती दाखवते तुम्हाला. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग काय आहे? सिम्पल लॉ. नीट ऐका, तुम्ही हे रिपीट करणार आहे माझ्या मागे आता मी जे सांगते ते. एखादी गरम वस्तू आहे, तिचं तापमान जास्त आहे आणि भोवतालचं तापमान कमी आहे. तर मग गरम वस्तूचं तापमान आणि भोवतालचं तापमान, ह्या तापमानामध्ये जेवढा जास्त फरक तेवढं फास्ट गरम वस्तू थंड होते. कळते तुम्हाला? म्हणजे तुम्हाला एक आकृती काढून सांगते बघा. माझा व्हाईट बोर्ड दिसतोय तुम्हाला? नो मॅम. नाही दिसत आहे? दिसतोय. आता दिसतोय? ठीक आहे. बघा, नीट बघा मुलांनो, हा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग समजून घेणं खूप गरजेचं आहे, आणि एक्सपेरिमेंट तेव्हाच समजेल. ह्याची थिअरी समजल्यावरतीच आपल्याला प्रॅक्टिकल मध्ये त्याची एक्सपेरिमेंट काय आहे ती समजेल.
नीट बघा. आता समजा तुम्ही की नाही 2 कपांमध्ये चहा घेतलाय असं, ठीक आहे. आणि इकडचं रोजचं जे त्या दिवशीचं तापमान सपोज 30°C आहे. आणि समजा ह्या कपामध्ये एकदम गरम गरम चहा भरलेला 100°C उकळता, आणि ह्याच्यामध्ये थोडासा थंड चहा आहे 80°C. आता बघा मग इथे 30 आणि 100 फरक कितीच आहे, दोघां तापमानामधला फरक किती आहे, म्हणजे चहाच्या तुलनेत बाहेरचं जे तापमान आहे त्याचा फरक किती झाला 70°. आणि इथे 80 - 30 इथे 50°. मग तुम्हाला माहिती आहे हा वाला गरम वाला जो चहा आहे ना तो फास्ट फास्ट थंड होणार, आणि हा त्याच्या तुलनेत जो थंड चहा आहे हा थंड व्हायला थोडासा जास्त वेळ लागणार. म्हणजे वस्तू जशी जशी थंड थंड होत जाते ना तिचं पुढचं अजून थंड होणं स्लो होऊन जातं. कळतंय का तुम्हाला? म्हणजे आता समजा हा 100ला होता ना, हा 100 वरून 90°ला यायला, 100 वरून 90°ला यायला समजा ह्याला 10 सेकंड लागले मुलांना. किती? 10 सेकंड लागले. उदाहरण देते, आपल्याला माहिती नाही नक्की किती लागणार. सेम वे आता ह्याच 80° पासून 70° यायला ह्याला 10 सेकंड नाही लागणार, ह्याला 10 पेक्षा जास्त, से फॉर एक्झाम्पल 15 किंवा 20 सेकंड पण लागू शकतात. कळतंय का काय म्हणते मी? येस मॅम. हा, म्हणजे थंड वस्तूला अजून थंड व्हायला जास्त वेळ लागतो. कळतंय? तर आता बघा इथे तर आज आपण न्यूटन्स लॉ ऑफ कुलिंग हाच तो नियम सांगतोय. मग हे न्यूटनने ना एक्सपेरिमेंट करून करून बघितले. आता कशी करून बघितली एक्सपेरिमेंट ती मी तुम्हाला सांगते. थांबा मी माझी एंटायर स्क्रीनच शेअर करते. हा, हे दिसते तुम्हाला ओ लॅब्स, हे आधी पण आपण बघितलेले. मुलांना दिसते? तर आपण अॅनिमेशन वर आधी बघूयात की काय चाललंय नक्की. हे बघा ह्याच्यामध्ये की नाही स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी ऑफ सॉलिड अँड लिक्विडची मोजली. आय डोंट वॉन्ट दिस, आय वॉन्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ कुलिंग. थांबा, पहिल्याला हायलाइटच नाही केलं ह्याने. एक मिनिट मुलांना थांबा, वरती जाऊन आपण इथून शोधूयात. फिजिक्स क्लास 11 हा ह्याच्यामध्ये असेल बघा. की तुम्ही शाळेत कॉलेजमध्ये झाले तुमचे हे एक्सपेरिमेंट करून न्यूटन्स लॉ ऑफ कुलिंग? हो मॅम. नाही झाली?
अरे इथे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग दिलंच नाहीये, स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटीच दिली लिक्विड्सची. मग ठीक आहे, थांबा हे वाला बघूयात ह्याच्यामध्ये काय आहे. मग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते. मे बी हा मी ग्रॅज्युएशन लेवलला असताना केलेला होता तो एक्सपेरिमेंट, म्हणून मग त्यांनी आता 11वी मध्ये नाही दिलाय तो, मे बी हायर क्लासेस मध्ये असेल तो. चला आधी आपण बघूयात. आता इथे बघा आपण काय करतोय, हे दिसते तुम्हाला, हीट स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी आपण काढतोय. आधी त्याच्या आधी जर तुम्ही थिअरी बघितली, स्पेसिफिक हीट मोजायची कशी प्रोसिजर, याच्यामध्ये आधी थिअरी मध्ये जाऊन या. बघा स्पेसिफिक हीटचा आपला फॉर्म्युला काय आहे. स्पेसिफिक हीटचा फॉर्म्युला इथे दिसते, डी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, म्हणजे किती वेळामध्ये कितीने हीट चेंज झाले ती आपली स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी असते, राईट. मग हा आपला आठवते ना, क्यू इज इक्वल टू एमसी टी, एमसी डेल्टा टी, तो 10वी मधला फॉर्म्युला होता. फक्त इथे आता सीच्या ऐवजी काय आले, एस आलेला आहे. म्हणजे जर आपल्याला एस काढायचं असेल तर आपल्याकडे मास असेल वस्तूचा, टेम्परेचर मध्ये किती फरक पडतोय आणि त्या वस्तूने किती हीट ऍब्झॉर्ब केली आहे, तर हे सगळं माहिती पडलं की आपण स्पेसिफिक हीट काढू शकतो, राईट. तर चला आपण पटकन हे मग अॅनिमेशन जे आहे ते बघूयात ह्याचं. बघा अच्छा थांबा, मला ना ह्याचा आवाज नाही ऐकायला येणार, म्हणजे पूर्ण एंटायर स्क्रीन शेअर केली तर. आवाज येतोय ऐकायला मुलांना? Yes, ma'am. आवाज येतोय का ऐकायला? हा, चला हा एक्सपेरिमेंट. Specific heat capacity of solid and liquid. Aim: to determine the specific heat capacity of a given liquid and solid by the method of mixtures. Specific heat of solid. Materials required: a Bunsen burner, wire gauze, tripod stand, copper calorimeter with lid, stirrer and insulating cover, a metallic solid cylinder, non-flexible thread, weighing machine, water, a 250 ml beaker, laboratory stand, 2 thermometers. Procedure: set the weighing machine and make sure there is no zero error. Take a clean and dry empty calorimeter of known heat capacity S1. Weigh the empty calorimeter with the stirrer and lid using a weighing machine. Note this as mass M1 of the calorimeter. Pour an adequate amount of water into the calorimeter to completely submerge the given solid. Weigh the calorimeter with water and note its mass M2. Place the calorimeter in its insulating cover. Measure the temperature of the water in the calorimeter using a thermometer. Wait till the reading in the thermometer becomes stable. Note this as T1. Remove the thermometer and keep it aside. Weigh the given solid using a weighing machine and note down its mass M3. Tie one end of a strong non-flexible thread tightly to the middle of the solid. Take a 250 ml beaker. Fill half of it with water and place it on the wire gauze kept on a tripod stand. Take another thermometer and hang it from the laboratory stand. Suspend the solid in the beaker containing water by tying the free end of the thread to a laboratory stand. Confirm the solid remains completely submerged in water and at least 0.5 centimeter below the surface. This step is important to ensure that the metal attains the same temperature as the water on heating. Now, boil the water with the solid suspended in it for about 5 to 10 minutes. मुलांना तुम्हाला आठवतंय, हे मी तुम्हाला ऑलरेडी ना स्वतः आकृती काढून एक्सप्लेन केलेलं होतं, तेच इथे चालू आहे. कळतंय का तुम्हाला? कॅलोरीमीटर मध्ये मेथड ऑफ मिक्सचर्सनेच कसं आपण स्पेसिफिक हीट काढलेली, त्याची गणित सोडवलेली होती, ते सेम टू सेम आता इथे प्रयोगशाळेमध्ये आपण कसं करतोय ते इथे दाखवलेलं आहे. हो की नाही? बघा. Measure the temperature T2 of the water with the other thermometer.
Remove the solid from boiling water by holding the thread tight to it. Shake to remove any water sticking on its surface and quickly put it in the water in the calorimeter. हे कॅलॉरीमीटर तुमच्या प्रयोगशाळेमध्ये असेल, तुम्ही बघितलं पण असेल कदाचित. Replace the lid immediately. Be careful to minimize the time sample spends in contact with air. Stir the water with the stirrer. Measure the final temperature of the mixture once it becomes constant on attaining equilibrium. Record this temperature as T3. Note that when you place the hot solid in the calorimeter, the heat from the solid is transferred to the water as well as the calorimeter. Depending on their heat capacity, both water and the calorimeter will absorb heat until they reach thermal equilibrium. Stirring continuously ensures the uniform distribution of temperature. Observation. Mass of the empty calorimeter with stirrer is equal to m1 gram. Mass of the calorimeter with water is equal to m2 gram. Mass of solid is equal to m3 gram. Initial temperature of the water is equal to T1 degree Celsius. Temperature of the solid in boiling water is equal to T2 degree Celsius. Temperature of the mixture is equal to T3 degree Celsius. Specific heat capacity of material of calorimeter is equal to S1. Specific heat capacity of water is equal to S. Mass of the water in calorimeter is equal to m2 minus m1 gram. Change in temperature of water temperature 2 to T3 is equal from T1 to T3. हेच आपण बघितलेलं. हीट लॉस्ट बाय सॉलिड इज इक्वल टू हीट गेन बाय वॉटर प्लस हीट गेन बाय कॅलॉरीमीटर. राईट. नंतर मग सेम टू सेम त्या सगळ्या मोजलेल्या ज्या नोटेशन्स होत्या त्याच्या किमती ठेवून मग स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी मुलांना कॅल्क्युलेट केलेली आहे. बघा. ml beaker, laboratory stand, 2 thermometers. Weigh the calorimeter. आता ह्यांनी दुसरं वाला घेतलं. दुसरं वाला मटेरियल घेतलेलं आहे त्यांनी. Completely बघूया. quickly put it in the liquid in the calorimeter. सेम टू सेम स्टेप्स रिपीट केल्या बघा. Liquid is equal solid is equal to M2 minus T solid in cooling from plus heat gained by from T1. In terms of equation, M3S0 T2 minus T3 is equal to M2 T3 minus T1 plus minus T1, which can be rearranged to obtain the specific heat capacity of the given liquid S. Result. कळतंय. बाकीच्या सगळ्या गोष्टी माहितीये, एकाच कुठल्या तरी मटेरियलची स्पेसिफिक हीट आपल्याला माहिती नाहीये, एस माहिती नाहीये, तर मग आपण ती काढू शकतो. हे गणित ऑलरेडी आपण केलेलं होतं. सो हे वाली एक्सपेरिमेंट इज नॉट अ बिग डील. एवढी काय मुश्किल नाहीये, इझी आहे. मला सांगा, जरा 2 मिनिटं सगळ्यांनी कॅमेरा ऑन करा परत एकदा. लेट मी सी यू ऑल. प्रद्युम यू ऑल्सो. मगाशी उज्ज्वला, ओम आणि प्रथमेशने तरी केलेला ऑन. प्रद्युम तो ऑन कर बेटा. मला सांगा आता कोणी कोणी हा एक्सपेरिमेंट लॅबोरेटरीमध्ये तुमच्या कॉलेजमध्ये केलाय त्यांनी हात वर करा. कोणीच नाही केला. अच्छा, कॅलॉरीमीटर कोणी कोणी बघितलाय? आता जे चित्रात होता ना कॅलॉरीमीटर तो लाकडाचा, तो कोणी कोणी खरं खरं प्रत्यक्ष लॅबोरेटरीमध्ये बघितलाय त्यांनी हात वर करा. नाही बघितला. कोणीच नाही बघितला. अच्छा, ज्यांनी वीडियो आप ग्रुप पे भेज सकते हैं. मेरे नेटवर्क. ठीक आहे, मी टाकेल प्रद्युम, मी टाकेल हा ग्रुपमध्ये व्हिडिओ. ठीक आहे. चला आता मग ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग काय आहे तो मी तुम्हाला पटकन एक्सप्लेन करते. एक मिनिट, तुमच्या क्लासमध्ये हा व्हिडिओची लिंक टाकते. वंडर आहे कॉपीच नाही झालं. चला आता न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग काय आहे त्याची पण एक्सपेरिमेंट मी तुम्हाला सांगते. खूप इझी आहे ते पण. सिंपल. आता त्याच्यासाठी काय पाहिजे माहिती आपल्याला? असं अगेन हा असा एक कॅलॉरीमीटरच पाहिजे आपल्याला. आणि काय पाहिजे आपल्याला? एक थर्मामीटर पाहिजे बस. अजून पाणी गरम करून त्याच्यामध्ये टाकणार आहे. दॅट्स इट. अजून काहीच नाही पाहिजे आपल्याला.
तर चला, न्यूटन्स लॉ ऑफ कुलिंग ना एक्सपेरिमेंट खूप इझी आहे, पण कळायला खूप कंटाळा येतो. ते हलवत हलवत पाणी थंड करत करत त्याचा टायमिंग मोजावा लागतो आणि त्याचं काय करावं लागतं, रिडिंग घ्यावं लागतं थर्मामीटरने. ठीक आहे, तर चला आता मी परत एकदा तुमच्या बरोबर स्क्रीन शेअर करतोय. ते लवकर पॉपअप का नाही होत, एक मिनिट. चला आता तुम्ही मला हेल्प करणार आहे मुलांना. बघा, मगाच्या सारखं सेम टू सेम आपण काय करणार आहे, असं हे कॅलॉरीमीटर घेतलं. ठीक आहे, कॅलॉरीमीटरच्या आतमध्ये तुम्हाला माहिती आहे की आपण काय ठेवलेलं असतं, असं हे बीकर ठेवलेलं आहे ज्याच्यामध्ये आपलं पाणी असतं, बरोबर आहे. आणि इकडे बाजूला सगळं ते भुसा वगैरे, आता जसे तुम्ही आकृती बघितली. आता त्याच्या आतमध्ये आपण काय सोडणार आहे, एका होलमधून एक असं थर्मामीटर सोडणार आहे. हे थर्मामीटर घेऊयात आपण. ठीक आहे, आणि दुसरं आपण त्याच्या आतमध्ये काय टाकणार आहे, एक ते स्टेअरर पण असतो हलवण्यासाठी. हे बघा, नॉर्मली हा स्टेअरर असा असतो. पकडून पकडून त्याला हलवायचं. ठीक आहे, तर इथे जसं मी सांगितलं, इथे बाजूला काय सगळा भुसा भरलेला असतो, म्हणजे आतमधली उष्णता बाहेर जायला नको म्हणून. तर आता एक्सपेरिमेंट काय आहे मुलांना, खूप सिंपल एक्सपेरिमेंट आहे. उकळतं पाणी गरम गरम आधी आपण काय करणार, ह्याच्यामध्ये टाकणार. ह्याच्यासाठी ना मला आठवत नाहीये रे, कॅलॉरीमीटर यूज केलेलं की नॉर्मल ओपन पेला घेऊनच त्याच्यासाठी तो केलेलं, ते आठवत नाहीये. पण एक गरम पाणी एका पात्रामध्ये घेऊन आपण एक्सपेरिमेंट करतोय, त्याचं किती पाणी थंड थंड होत चाललंय ना, ते एक्सपेरिमेंट होत आहे मात्र नक्की. आम्ही काय करायचं माहितीये का, म्हणजे असं नाही करायला पाहिजे, म्हणजे मी केलेलं की नाही मला आठवत नाही. हा, पण प्रॅक्टिकल करायला बाकीचे पण मुलं असायचे ना बरोबर, जे 11वीचे स्टुडंट्स होते, तर पाणी लवकर ना ते थंडच होत नव्हतं. तर ती लोक काय करायची, थोडं थोडं पाणी अजून मिक्स करायचे, जे की रॉंग रिडिंग येणार. तर करायचं काय होतं, व्हेरी सिम्पल. आपण ग्राफ काय काढतो माहितीये का, इथे हे बघा, इकडे आपण घेतो, इथे घेतो आपण टेम्परेचर वाय ऍक्सिस वरती. ठीक आहे, आणि इथे घेतो आपण टाइम. ठीक आहे, आता टाइम सपोज आपण मिनिटा वाईजच घेतो, 1 मिनिट, 2 मिनिट, 3 मिनिट, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तर ही एक्सपेरिमेंट ना मुलांनो जवळजवळ 1 ते 1.5 तास चालते. तर असं इथे ना त्याच्यावरतीच 60 पर्यंत पण येऊ शकतं. तर तुम्ही ते 2-2 मिनिटाचं डिरेक्टली हे 2, 4, 6 असं पण घेऊ शकता. सध्या मी तुम्हाला एक्सप्लेन करते म्हणून सध्या असंच लिहिते. ठीक आहे, आणि इथे मग पाण्याचं टेम्परेचर. तर पाण्याचं टेम्परेचर मी काय करते, अगेन इथे पण उकळतं पाणी आपण टाकतो ना, अगदी 100 पर्यंत त्याचं टेम्परेचर जाऊ शकतं. तर आता पाणी बघा थंड होऊन होऊन नॉर्मल टेम्परेचरलाच येणार आहे, ते काही 0 डिग्रीला येणार नाही, है ना. आपोआप नुसतं पाणी थंड जरी झालं तरी बर्फ थोडी बनणार आहे त्याला, बिना फ्रीज मध्ये ठेवता बाहेरच असेल तर ते. तर समजा आपलं त्या दिवशीचं टेम्परेचर आहे 30 डिग्री सेल्सिअस, मग येऊन येऊन पाणी थंड होऊन 30 वर येणार आहे. तर म्हणून मग तुम्हाला माहिती असेल मुलांना, आपण मग काय करतो, अशी किंक टाकतो ना, 0 पासून स्टार्ट नसेल करत तर आपण अशी किंक टाकून डायरेक्ट इथे काय लिहू शकतो, 30, 31 असं डॉट 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 करत. समजा हे वालं जे आहे ते 100 डिग्री आहे.
तर समजा एकदम बॉइलिंग वॉटर टाकले, मग पहिल्या 0लाच ते काय मेजर करणार मुलांनो? 0 म्हणजे टाइम अजून स्टार्टच नाही केला, जस्ट एक्सपेरिमेंट स्टार्ट केल्या 0व्या मिनिटलाच आपलं सुरुवातीचं टेम्परेचर काय दाखवणार? 100 डिग्री सेल्सिअस. मग समजा एका मिनिटानंतर ना ते आलं 89 वरती, 99 वरती आलं. तर सपोज हा आपला 99 आहे असं मानतोय हा आपण, तर इथे आलं, मग आपल्याला एका मिनिटासाठी हा इथे बिंदू मिळेल. त्याच्यानंतर ना 89 वरून ते परत आता 99 वरून परत त्याला 98 वर यायला थोडा जास्त वेळ लागला. आधी 1च मिनिट लागलेला एकाने टेम्परेचर खाली व्हायला, समजा आता 1.5 मिनिटं लागला, म्हणजे 2 आणि 3च्या मध्ये कुठेतरी आपल्याला इथे मिळते. तर असं करत करत तुम्ही मुलांना बिंदू काढत गेला ना, तर तुम्हाला माहितीये ग्राफ कसा मिळतो. म्हणजे सुरुवातीला एकदम खाली, पटकन खाली उतरते आणि नंतर सरळ लाईन होत जाते. म्हणजे प्रोसेस एकदम स्लो, म्हणजे टाइम वाढत चाललाय पण टेम्परेचर काही जास्त खाली उतरेच ना. मग तोच आहे हा आपला न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. बघा इथे त्यांनी तो ग्राफ काढून दाखवलेला आहे. थांबा तुमचं पुस्तक ओपन करूया. किती लांब चॅप्टर होता हा. हे दिसतंय तुम्हाला? सुरुवातीला एकदम खाली खाली फास्ट फास्ट येते आणि नंतर जे आहे ते लाईन हळूहळू सरळ होत जाते. म्हणजे जेवढा जास्त, मगाशीच जसं मी सांगितलं बघा, नीट बघा मुलांना, हे सुरुवातीचं 30 आणि सुरुवातीचं हे 100, हा फरक जास्त असताना ते पटकन खाली आलं. पण इकडे आल्यावरती काय होतंय, हे असं स्लो होतंय. याचा अर्थ काय, सपोज आता इथलं वालं टेम्परेचर आहे 40 डिग्री अंश, तर हे 40 आणि 30 मधला 10चाच फरक आहे ना. मग त्याच्यामुळे खाली उतरायला ह्याला वेळ जास्त लागतोय, कळते? हा फरक जास्त आहे, हा इथला फरक जास्त आहे, तर फास्ट मध्ये कूलिंग होते, इकडे कूलिंग व्हायला वेळ लागतोय. म्हणून ह्याला म्हटले गेले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. म्हणजे थंड होण्याची प्रोसेस न्यूटनने सांगितली की वस्तू जेवढी जास्त गरम ती लवकर थंड होते बाहेरच्या वातावरणाच्या तुलनेत, आणि ती जी वस्तू आहे ती बाहेरच्या वातावरणाच्या तुलनेत फक्त थोडीशीच जास्त गरम आहे, तर तिला नॉर्मल टेम्परेचरला यायला जास्त वेळ लागेल. हा हे नियम सांगतो. कळतंय का मुलांना तुम्हाला? हो नाही, काहीतरी बोला. कोणी काहीच नाही बोलत आहे. ओम, प्रथमेश, उज्ज्वला, काय मी काय म्हंटली कळलं का तरी तुम्हाला? ओम, प्रथमेश, उज्ज्वला, मी तुमच्याशी बोलतेय. हॅलो, माझा आवाज येतोय ना? आवाज थोडा ब्रेक होत होता. अरे मग सांगा ना, माझा आवाज ब्रेक होत असेल तरी पण सांगा. बरं मी आता एक्सप्लेन काय केलं ते कळलं का मग? नाही मॅम. अरे बघा, परत एकदा स्क्रीन शेअर करते. हे बघा, हे सुरुवातीचं 100 डिग्री टेम्परेचर आणि इथलं 30, तर त्याच्यामुळे फरक खूप जास्त आहे, 70 डिग्रीचा दोघांचा. म्हणजे वस्तूचं तापमान 100 आणि ऍटमॉस्फिअरचं तापमान 30, खूप फरक आहे. तर पटकन वस्तू थंड होते. पण इथे आल्यावर 40 डिग्रीला ती वस्तू आली, ते पाणी आता थंड होऊन होऊन कितीला आलं, 40 डिग्रीवर आलं, आणि बाहेरचं तापमान किती आहे, 30 डिग्री. म्हणजे फरक काय आहे दोघांमध्ये, 10 डिग्रीचा आहे. मग त्याला 40 वरून 30 वर यायला जो आहे, बघू शकता तुम्ही, बराच जास्त वेळ लागतो. इथे पटकन थंड झालं, पण 30 म्हणजे 100 वरून 90 वर ते पटकन येईल, पण 40 वरून 30 वर यायला त्याला जास्त वेळ लागेल. फरक, दोघांमधला फरक जेवढा कमी तेवढं टाइम जास्त लागेल. जेवढा दोघांमधला फरक जास्त तेवढं पटकन फास्ट कूलिंग होईल. कळते तुम्हाला आता?
आता कळलं, हेच हे न्यूटन्स लॉ ऑफ कुलिंग सांगतो. त्याचा मग आपल्याला असा कर्व भेटतो की हे आधी बघा असं एकदम खाली उतरत चाललंय, तापमान जास्त असतं त्यावेळी, आणि नंतर ही प्रोसेस स्लो झाली म्हणून हे असं बनलंय. अदरवाईज असाच यायला पाहिजे ग्राफ, सरळ सरळ, म्हणजे जसं जसं टेम्परेचर खाली खाली येत जाते, सरळ म्हणजे सरळ एकदम स्ट्रेट लाईन आहे, कमीत कमी असं सरळ तरी यायला पाहिजे. म्हणजे उतरत उतरत चाललंय, जसं जसं वेळ वाढतोय तसं तसं तापमान उतरत उतरत चाललंय. असं स्ट्रेट लाईन न मिळता कर्व मिळतोय. कर्व का मिळतोय? प्रोसेस स्लो झाली. समजलं? आता समजलं? Yes, ma'am. हा, तर येस मॅम. न्यूटन्स लॉ ऑफ कुलिंगचा पण मी एखादा एक्सपेरिमेंट छानसा बघून तुमच्या ग्रुपवरती टाकते, तो बघून घ्या, तुम्हाला अजून जास्त समजेल चांगलं. तर आजचा एकच होमवर्क आहे मुलांनो, म्हणजे 2 होमवर्क आहेत. एक तर मी टाकलेले व्हिडिओ छानपैकी बघा, आणि दुसरं व्हिडिओज बघून बघून एक्सरसाइज सॉल्व्ह करा. एक्सरसाइजचे फोटो ग्रुपमध्ये टाका, आणि एक्सरसाइज मधून तुम्हाला जे प्रश्न येत नाहीत प्लीज मला त्यांचे डाऊट्स नेक्स्ट क्लासमध्ये म्हणजे उद्या विचारा. जेवढे सॉल्व्ह करून होतील ऍटलीस्ट तेवढे तरी सांगा मला. ठीक आहे, चला Okay, ma'am. मग संपूयात. थँक्यू सो मच फॉर जॉईनिंग.